नमस्कार दोस्तों, मित्रों, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज मेरा नाम भक्तवत्सल मित्तल है। मैंने बिट्स प्लानिंग से इंजीनियरिंग की थी और 30 साल सर्विस के बाद मेरा पैशन पढ़ाने का हो गया बच्चों को। मैथ्स और साइंस मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। 1 to 1 पढ़ाया 13 साल बच्चों को और जीरो से हीरो बना दिया मेरा था। और वो बड़ा अच्छा कर रहा है। बच्चों ने अच्छे निकले, उनको पैशन भी हो गया। मैथ्स उनको फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। जो डरते थे 10% मार्क्स आते थे, 100% मार्क्स आने लगे बोर्ड के अंदर। तो मैं भी चाहता हूँ कि और जो मेरे दर्शक हैं जो कमज़ोर हों, तो उनको मैं थोड़ा बहुत अपने उससे थोड़ा सा उनके मैथ्स को खिला दूँ। मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट ही मैथ है। उससे डरना नहीं चाहिए। लोग डराते हैं, उनसे दूर रहिए। आप अपनी मेहनत करिए। बहुत फंडामेंटल्स क्लियर हैं आपके शुरू के क्लास के। तो मैथ्स से ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। क्या है, गुणा भाग जोड़ बाकी तो है। अच्छा, इससे पहले कि आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँ, मेरे 2 टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर, जो आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और दूसरा है प्रोबेबिलिटी, वो मैंने 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया है। उस वीडियो को आप देख लें तो उसमें वो ऑलमोस्ट सेम है। जो 9th का है वही 10th का है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैं उसके लिए दोबारा वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई ख़ास फ़र्क है नहीं दोनों के अंदर, सिवाय इसके कि 10th के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होते हैं और आपके यहाँ सिंपल सॉलिड्स होते हैं। तो उनको गला करके वॉल्यूम बना के दूसरा बना दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है। और वही फार्मूले हैं जो 10th में हैं, वही 9th में हैं। सारे फार्मूले प्रोबेबिलिटी में भी यही है, वो एक ही फार्मूला प्रोबेबिलिटी में, और वही चीज़ें आती हैं। पॉइंट्स आ गया, डाइस आ गई और कार्ड्स आ गए, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर आपके यहाँ थोड़ा सा वैरायटी और भी आ जाती है, तो वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब ट्रेंड वही है। तो मैं वो दोबारा नहीं बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ अगर आपको देखना है तो वो वाले वीडियो देखिएगा। हाँ, ये स्टेटिस्टिक्स थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें प्रिलिमिनरी है आपका और 10th के अंदर थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी हम बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स है क्या। स्टेटिस्टिक्स जो है ये एक मैथमेटिक्स की अगेन एक ब्रांच है। जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री थी, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, तो ऐसी कई ब्रांचेज हैं। बाद में आप कैलकुलस वगैरह भी पढ़ोगे बड़ी क्लास में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच है स्टेटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि डेटा कलेक्शन होता है। जैसे बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट स्कूल में डेटा कलेक्शन किया बच्चों। एक एग्जाम्पल ले लो आपके कि बच्चों क्लास में जो है 30 बच्चे हैं, उन सबके जो फाइनल मार्क्स हैं उनको कलेक्ट किया डेटा को रोल नंबर वाइज। तो अब कैसे पता करें उससे क्या निकल के आएगा निष्कर्ष, कैसे पता करें कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वो सब जो है आपका डेटा जो है वो बड़ा रॉ होता है, और उस रॉ को हम फिर कलेक्शन करके उसको हम मीनिंगफुल बनाते हैं। मीनिंगफुल बना के और फिर ग्राफिकल बना के उसका एनालिसिस करके मीनिंगफुल बना के, और फिर उसमें से उससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो आपको सब यूज़फुल हो। इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज़फुल, वेस्टफुल नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है, उसके लिए कई मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड वगैरह भी है, कुछ कैलकुलेटिव मेथड भी हैं, उससे हम करते हैं। अब आप देखते होंगे आजकल आईपीएल के मैच वगैरह चलते हैं, बच्चे देखते हैं, उसमें ग्राफ आता है कैसे फर्स्ट इनिंग में कैसे उसने स्कोर किया, पहले वाली ने, दूसरा कैसे इसको स्कोर कर रही है, कितना पीछे चल रही है, ऐसे ओवर्स का दिखाते हैं, किस ओवर में कितने रन बनाए। तो वही सब बायोग्राफ वगैरह से बना के इसको सब प्लॉट करते हैं। लाइन डायग्राम, बायोग्राफ, कई मेथड हैं। इवन आपका इसमें आपके नहीं, पहले आपने पढ़ा है पाई चार्ट वगैरह भी होता है। तो कई तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन आपके यहाँ जो है सिर्फ बायोग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये 3 ही हैं। इससे पहले हम आगे चलें, हम पता लगे कलेक्शन ऑफ डेटा तो ये होगा किसी एक सर्वे को या एक्सपेरिमेंट को लेकर कर दिया। जैसे जनसंख्या का करना है तो गवर्नमेंट का भेजती है घर घर, कितने फैमिली में मेम्बर्स हैं, कितने कितने एज के हैं, कितने गर्ल्स लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, मेल हैं। तो ये सब डेटा गवर्नमेंट इकट्ठा करके फिर बनाती है कि कितनी टोटल वो है और किस किस कैटेगरी में है, कैसे कैसे लोग हैं, किस जगह कहते हैं। तो ये सब मीनिंगफुल डेटा निकल के आता है आपके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। और इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ट होता है। उससे आपको सब पता लग जाता है झटके में। आप देखते हो आईपीएल में एक जगह पता लग जाता है अरे कितने रन बनाए, किस ओवर में बनाए, किसने मारा, क्या करा। एक जो है पिक्टोरियल व्यू जो ग्राफिकल होता है वो सब कुछ बता देता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डेटा मैंने बताया रॉ होता है, और 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप अभी फ्रेश कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से किसी ने किया हुआ है, तो वो कभी कंपेयर करने के काम आता है।
ठीक है। फिर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को हम कोई भी डेटा हो, जैसे प्राइमरी डेटा आपने लिया तो उसको हम फिर क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, मतलब छोटा बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा करके ऐसे असेंडिंग में, जैसे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 इस ढंग से असेंडिंग ऑर्डर्स में रखते हैं। उस समय पता लग जाता है कि सबसे कम वैल्यू क्या है उस डेटा की और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाती है, हाईएस्ट लोएस्ट पता लगती है। मैक्सिमम और लोएस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ये रेंज जो होता है क्या होता है, रेंज ऑफ डेटा क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसको असेंडिंग में रखते हैं तभी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि अब इसको करने के बाद आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, क्या बनाते हैं, अनग्रुप डेटा कहलाता है, ग्रुप डी कहलाता है, अनग्रुप डेटा होता है, मतलब सारा डेटा स्प्रेडेड है। तो ये मैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करूंगा, लिख तो दिया था मैंने, लेकिन हम इसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। अनग्रुप जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, जैसे कि डेटा एक कॉलम में डेटा होता है, दूसरे कॉलम के अंदर हम टैली मार्क्स ले लेते हैं, टैली मार्क्स 5-5 के बनाते हैं। तो जितने आते जाते हैं उसमें, जैसे कि 30 के 4 आए तो वो 4 खींच दिए, और 5 आए तो 4 खींच या 5 भी काट दी, और फिर आगे भी अगर है तो बढ़ते जाते हैं। तो उसको टैली मार्क कहते हैं। उसमें हमने टैली मार्क यूज़ किया, छोटी क्लास में भी किया हमने, ऐसे 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 करके, और 5 में ऐसे, फिर आगे और करना है तो फिर आगे ऐसे, फिर 5 आ जाएगा तो फिर काट देंगे, नहीं आएगा तो ऐसे ही चला जाएगा। तो ये इसको हम ग्रीन में दें, 5 5 10 और 12 हो गए। फिर उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तीसरे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि 10 मार्क्स मान लीजिए स्टूडेंट का है, तो वो कितने लोगों के आए, 10 मार्क्स मान लीजिए 3 जनों के आए, तो टैली मार्क के 3 खींच के डंडे और 3 बना दिए। ये सब मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि कर चुके हैं, आप बुक में देख लीजिएगा, समझ में आ जाता है। तो 3 कॉलम होते हैं, एक टैली, एक तो जिसमें वो डेटा होता है फर्स्ट, जिसको XI कहते हैं, दूसरा जो होता है टैली मार्क करके, दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको FI कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाता है। और FI का टोटल जो है पूरे डेटा के नंबर्स का टोटल के बराबर आना चाहिए, मतलब अगर 10 डेटा है उसमें तो FI के जो नीचे टोटल करते हैं वो भी 10 ही आना चाहिए। 100 है तो 100 आता है। ये अनग्रुप डेटा की बात हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि अनग्रुप डेटा जो होता है वो बड़ा, मान लीजिए आप पूरी फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान की जनसंख्या लेनी है तो ये तो अरबों में, मतलब 132 करोड़ है तो 132 करोड़ पर कितने हो जाएंगे बढ़ते हुए। अगर हमको उसको एक ही पेज में करना हो तो हम क्या करें, तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कहा ग्रुप बना लो। ग्रुप कैसे बना लो, मान लो एज से बना दिया हमने। आदमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल तक जीता है तो हमने एज ग्रुप बना दिया, जैसे कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से करके 10 ग्रुप बना ले तो एक पेज में आ जाएगा। तो उसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूस तो होता है जैसे 0 10 10 20 20 30 90 80, मतलब क्या हुआ, 0 से 10 ईयर्स वाले लोग या जो 0 से 10 मार्क्स वाले सब इसमें आ गए, है ना, एक ही ग्रुप में, ठीक है। और 90 से 100 वाले ग्रुप में आएगा। डिस्क्रीट वाले में क्या होता है, जैसे 1 से 9 गया और 9 से 9 नहीं आया, 10 से 19, 9 से 10 वाले का पता ही नहीं है, किसी के 9.5 मार्क्स हो तो वो किस में आएगा, इसमें किसी में नहीं आ सकता, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते। अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम इसमें चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं उसका तरीका ये है, आप 0.5 जो है पहले वाले में से घटा दो तो 0.5 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा, और 9 में 0.5 जोड़ दो, यानी कि 1 का डिफरेंस था ना, उसका आधा आधा हमने जोड़ के बराबर, तो ग्रुप क्या बन गया 0.5 0.9.5 9.5 19.5 19.5 29.5, मतलब ये ग्रुप चेंज होकर इसमें आ गया, इस तरह का हो गया। अब ये फर्स्ट जो होती है उसको कहते हैं लोअर लिमिट और दूसरे को कहते हैं अपर लिमिट। जो शू का होता है वो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। तो इस वाले में जो कंटिन्यूस वाले में जो होता है 10 इज नॉट इंक्लूडेड इन दी डेटा, 10 से कम 9.9999 सब हो सकते हैं, लेकिन 10 नहीं होगा, 10 इसमें आएगा दूसरे वाले में, ऐसे 20 इसमें नहीं आएगा, 20 इसमें आएगा, बस ये फर्क है। लेकिन इसमें तो सारे उसी में आते हैं, 1 भी उसी में आता है, 9 भी इसमें आएगा, 10 भी इसमें आएगा, लेकिन इसको हम करते नहीं है, इसको करते हैं तो याद रखिए जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है उसके अंदर डेटा में, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें से इससे डेटा से क्या निकालेंगे, एक तो क्लास साइज होता है, 10 में से 0 घटाया 10 आया, 20 में से 10 घटाया 10 आया, तो क्लास साइज सब 1 होनी चाहिए। अगर क्लास साइज 1 नहीं है, जैसे हम आगे हिस्टोग्राम करेंगे तो हिस्टोग्राम में हमें क्लास साइज 1 करनी पड़ती है, उसके बाद प्लॉट करते हैं, नहीं तो हिस्टोग्राम गलत हो जाएगा। तो इसको हम क्लास साइज जनरली आपको 1 दी होगी, हिस्टोग्राम में हो सकता है नहीं दी होगी, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा।
और या इसमें पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में नहीं दी होगी तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी नहीं दी हुई अगर ग्राफ में, तो अब आपके यहाँ बार ग्राफ है, बार ग्राफ सिंपल बनता है, आप क्या कहते हैं उसमें ग्रुप का डेटा ही नहीं होता, बार ग्राफ में आपके जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उससे बनता है, जो पहला वाला जो अनग्रुप डेटा होता है उससे बनाते हैं जनरली बार ग्राफ। ये जो हिस्टोग्राम और ये है ये जनरली आपका ग्रुप डेटा से बनता है, ठीक है। अच्छा, बार ग्राफ में तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप छोटी क्लास में बनाया, इधर हेड्स आ गए, इधर फ्रीक्वेंसी आ गई, कोई मतलब स्टूडेंट्स आ गए या एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर है, तो इसमें एक एक छोड़ देते हैं, बीच में स्पेसिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पेसिंग छोड़ते हैं लेकिन इसमें बराबर बराबर, और लेकिन हाइट उसकी उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आती है, एक्सपेंडिचर के हिसाब से आ जाती है, और उसको इस बार की शेप में होता है, रेक्टेंगुलर बार होते हैं, इसलिए इसका नाम बार ग्राफ है। इसमें स्केल वगैरह लिखनी पड़ती है आपको कि क्या स्केल आपने इस पे ली है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस पे तो वो 10 का एक कोई हेड ले लो, हेड के नाम होते हैं, ठीक है। इधर हेड के नाम भी लिखने पड़ेंगे, इधर आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। और अब ये तो हो गया बार ग्राफ, जो कि अनग्रुप डेटा से बनेगा। अब जो आपका आता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम जो है आपका, और ये जो है दूसरे दो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी इसी से बनता है, ये आपके जो है इसमें बीच में गैप नहीं होता, ये ग्रुप साइज आता है या मार्क्स आता है, जैसे 0 से 10 आया, 10 से 20 आया, ये जो ग्रुप आया ना ये आ जाता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 420। अब उसके जो वैल्यूज होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल से जो आती है, तो ये क्लास मार्क के अगेंस्ट प्लॉट होते हैं। क्या होता है ये जैसे प्लॉट किया 0 से 10, फिर इसका जो आएगा ना वो वैल्यू लिखी हुई होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट किया वो होगा। और जो ये जो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें जो क्लास मार्क आता है ऊपर बीच में जो आएगा सेंटर, वो क्लास मार्क होगा, उसको हम मिला देंगे, और एक इधर, एक कम इधर करेंगे और एक ज़्यादा इधर करेंगे। ये आपको एक और निकालना है, सब क्लास मार्क्स के अगेंस्ट मैंने लिखा है, क्लास मार्क के अगेंस्ट। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क हर ग्रुप का अलग अलग होगा, और हर कंसेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस क्लास साइज ही होता है, और क्लास साइज ऐसे भी निकाल लेते हैं, दोनों तरह से निकल सकता है। तो ये जनरली क्लास मार्क के अगेंस्ट प्लॉट होता है, लेकिन इसमें जो जहाँ डेटा होगा उससे एक डेटा पहले जो खत्म नहीं हुआ वही ग्रुप का लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा क्लास मार्क, और इधर भी 0 हो जाएगा क्लास मार्क, बाकी क्लास मार्क जो आपके ग्रुप्स में दिए हैं उसके हिसाब से हो जाएगा। तो इधर कई बार ये माइनस में चला जाता है, तो ये डॉटेड बना देते हैं, और इसको इधर ऐसे बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि कई बार जब हम प्लॉट करते हैं बार ग्राफ वगैरह यही है, तो कई बार डेटा जो शुरू का होता है वो बेकार होता है, जबरदस्ती स्केल लेते हैं तो वो बेकार चला जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम ऐसा साइन बना देते हैं। जैसे आपकी बुक में भी है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये ब्रेक कर देते हैं, जैसे 0 से 30, अब इतना लंबा लेके फिर खाली जाएगा ना यहाँ तक, तो उसको हटाने के लिए कहते हैं ब्रेक कर देते हैं, यानी कि हमारा यहीं से चालू होता है। ऐसे ऊपर भी हो सकता है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं काम आ रही हो तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ भी एक ब्रेक किया हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, तो इस तरह से ब्रेक भी काम आता है, क्योंकि आपका ग्राफ पेपर की लिमिटेशन है। यहाँ भी देखिए कई जगह इसने ये यहाँ से 135 आ गया, 0 से 135 तक तो खाली रहेगा, तो प्लॉट कहाँ करेंगे? तो ये 130 को बोलने का, इसको हटा दो, इस पोर्शन को हटा दिया, मतलब काट के हटा दिया एक तरह से, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ा जो है बार ग्राफ के, ये जो है आपका हिस्टोग्राम, इसमें आपका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है बुक में, अगर इसकी ये ग्रुप साइज अलग कर दी, क्या कर दी? ये ग्रुप साइज अलग कर दी सबकी, यानी कि एक तो 0 10 बना दिया, एक 10 से 30 बना दिया, बजाय 10 से 20 के और 30 से 40 के, तो क्या करना पड़ता है उसमें? उसको विड्थ ऑफ द क्लास का है उसमें, उसको हम यूनिटरी मेथड से सेम करना होगा, यानी सबका ग्रुप साइज एक बनाना होगा, सबका फ्रीक्वेंसी एक ही साइज होना चाहिए। जैसे 10 कोई जिसकी सबसे ज़्यादा आ रही है ग्रुप में साइज, वो लेकर के उसके बेसिस पे सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर क्या होता है, ये लेंथ वो है जाती कम। जैसे आपके ये लेंथ जो है, मैं आपको थोड़ा उससे समझा देता हूँ बुक से। क्वेश्चन बुक में आप देख लीजिएगा, पेज नंबर है आपका पेज नंबर 14, पेज नंबर है 251 पे, एग्जाम्पल 7 है। इसमें देखिए आपने जो मार्क है 0 20 20 30, ये सब पहले वो 20 ग्रुप साइज है, फिर 10 है, फिर 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, फिर 30 आ गया लास्ट में। तो ये अगर आप ऐसे प्लॉट करोगे जैसे ये किया है इसने, मतलब जो दिया हुआ उसी के हिसाब से प्लॉट करोगे, ऐसे चौड़ा इतना ज़्यादा हो गया यहाँ, और ये यहाँ इतना चौड़ा हो गया ग्रुप में,
तो ये इसमें 0 मिलेगा आपको। ये गलत है तरीका प्लॉट करने का। तो क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट का और लास्ट का ग्रुप है इसको 10 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो ये यूनिटरी मेथड होता है सीधा सा, यानी कि फ्रीक्वेंसी 7 है, 10 वालों में ज़्यादा है तो सबको 10 पे कन्वर्ट कर लिया, तो 7/20 × 10 कर दिया। यूनिटरी मेथड से 3.5 आ गया, यानी ये विड्थ कम हो गई। आ रहा है समझ में? बाकी वैसे ही प्लॉट करेंगे पूरा 10 से 20 में, पर ये विड्थ उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल 10 के हर एक के हिसाब से ये कम हो गई। तो ये प्लॉट करेंगे, ये बनानी पड़ेगी टेबल आपको दोबारा से। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लिखा है इसने, लेकिन इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लास साइज हमने उसको चेंज कर दिया और फिर प्लॉट करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह। ऐसा ही इसमें करेंगे। उसके बाद हम ये क्लास मार्क, अगर ये कई बार हम उसको हिस्टोग्राम के बिना ही बना सकते हैं। क्लास मार्क निकाल लीजिए और उसके अगेंस्ट में इसको लाइन प्लॉट कर दीजिए, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बुक से बता रहा हूँ, पर आप समझ जाओगे मेरा ख्याल है। एक तो इसने बार ग्राफ से बार के लिए बार ग्राफ लेके फिर प्लॉट किया, देखिए उस है ना बना के, ठीक है, और यहाँ ब्रेक दे दिया। अब ये देखिए आप ये यहाँ पर 0 लेके एक इधर भी राइट लेफ्ट में भी और एक राइट में भी लिया है, यानी एक ही अलग से क्लास मार्क आपको और निकालना पड़ेगा दोनों तरफ। इसमें टेबल में नहीं है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। लेकिन ग्रुप साइज तो हो रहेगी, या 30 थी 0.5 थी 25.5 ले ली, इसके बीच में ले ली, और यहाँ भी इसके बाद ले ली। ये आपको जरूरी है, नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा। और ये सबके सेंटर मिला दिए, तो हिस्टोग्राम है तो सबके सेंटर मिला दो। यहाँ ही समझ लो हिस्टोग्राम 0 का है, इधर भी और उधर भी। तो यहाँ क्लास मार्क शुरू में भी 0 है, बाद में भी 0 है। इसका एक और क्लास मार्क ले लो, तो ये जैसे नेगेटिव है तो यहाँ डॉटेड से मिला दीजिए जैसे मैंने मिलाया, और यहाँ भी आप ये आगे लेके मिला दीजिए, और ये बन गया। ये इसलिए एग्जाम्पल दिया। अब इसके बिना भी बना सकते हैं पॉलीग्राम, ये ऐसे भी बना सकते हैं हम। सीधा यहाँ से क्लास मार्क निकाल लें, इसकी फ्रीक्वेंसी बीच वाली है, क्लास मार्क निकाल लें, वही जो इसके क्लास मार्क लिखा होगा। ये पेज नंबर 257 में देखिए, तो यहाँ क्लास मार्क लिख दिया, और अब हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही प्लॉट कर दो। और उसके बाद ये 0 भी एक प्लॉट करेंगे, शुरू में भी और लास्ट में भी, और फिर इसको मिला देंगे। तो दिस विल बिकम लाइक दिस। यहाँ ये सबके नंबर इधर आ रहे हैं, वही साइज प्लॉट होगी। क्लास मार्क है और ये ग्रुप साइज। तो आई थिंक यू हैव मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये आपको दिख भी रहा है, ये जैसे मैंने बताया, क्लास मार्क और ये पॉलीगॉन स्क्रीन। ये पेज नंबर है 253। तो आप बिना हिस्टोग्राम के भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। और ये मैंने पहले हिस्टोग्राम जो करेक्टेड था वो शायद दिखाने होगा, तो दोबारा दिखा दूँ। वो ये है जैसे वो टेबल करेक्शन टेबल बनाई, ये पेज नंबर है आपको 252 एंड 253। तो ये करेक्ट बनाई, उसके हिसाब से हर के 10 के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया यूनिटरी मेथड से, और उसी के हिसाब से फिर प्लॉट किया। ये सही है ग्राफ, और ये जो पहले बनाया दिखाया इसने ये गलत है। और ये एक्चुअली डेटा गिवन है 231 पे, मेरे ख्याल आप भी समझ में आ रहा होगा। और ये ब्रेक कैसे देते हैं वो भी आप भी समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मेरे को किसी ने कहा है कि शायद आपकी सिर्फ इतना ही है कोर्स में, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन अगर इतना है तब तो ये खत्म हो गया कोर्स। लेकिन हमारे फिर भी मेजर एक जो लास्ट पार्ट है वो इसमें आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज दिया हुआ है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मीन, मीडियन एंड मोड। ये आपको छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। मीन क्या है? एवरेज डेटा ऑफ सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। अगर आपके 10 डेटा हैं तो 10 डेटा का लिख दीजिए सम, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर क्या होता है हमारे बीच बीच में कई डेटा एक से होते हैं, उनको प्लॉट हर एक बार 10 बार ऐसे 10 मार्क्स के स्टूडेंट के 3 दिन हो गया है, और 20 मार्क्स आपके 5 दिन हो गया है, और 50 मार्क्स आपके यहाँ 10 दिन हो गया है। तो ये 10 और 5 और 3 जो है ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो बार बार उनको लिखने की जगह क्या करते हैं, अगर 10 को 3 बार लिखो या 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी। दिस इज नथिंग न्यू, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज एडिशन, रिपीटेड एडिशन होता है, पढ़ चुके हैं। तो उसको आपने मतलब फ्रीक्वेंसी बनाए करके उसको एक्सआई वाईफाई, मतलब फर्स्ट वाला जितने मार्क्स 10 वाला गया है तो 3 से। और ये जो सिग्मा जो साइन है ये क्या नोटेशन, एक्चुअली मीन तो ये होता है जैसे x1 x1 x2 f2 ऐसे करते चले जाएंगे, xn fn, ठीक है, और अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn, ये x बार हो गया मीन। x बार से लिखते हैं मीन को। तो ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही चीज, लेकिन फ्रीक्वेंसी बीच में डाल दी तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी ना उसमें ग्रुप में, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ग्रुप में भी बनाई थी हमने फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप में भी बनती है वो, है ना। तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये इसका एक्सपायर आ जाता है। तो ये अब दूसरा होता है मोड। अब मोड जो डेटा है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है जिसकी, मान लीजिए एक बच्चे क्लास में 60 मार्क्स है, वो 30 में से 25 बच्चों के हैं सपोज, तो मैक्सिमम हो गई, उससे कम तो और किसी में और किसी के मैक्सिमम हो नहीं सकती। तो इस ये 50 नंबर है, मैंने 50 बताया शायद, 50 में मार्क्स जो है 30 जनों के आए हैं, तो इसका मतलब 50 या 60 जो बताया 50 बताया, तो 50 मार्क्स 30 जनों के आए, तो 50 क्या होगा, मोड ऑफ द क्लास हो गया, मतलब ये मैक्सिमम वेरिएशन है, ठीक है। और तीसरा है मीडियन। मीडियन के लिए आपको निकालना है तो आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा पहले, सबसे पहले डेटा जो होता है ग्रुप डेटा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, मतलब सबसे बड़ा पहले फिर छोटा ऐसे करके रखिए। आप उसको टेलीमार्क बना सकते हैं, काट के, या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है इवन, और अगर वो इवन है डेटा, मान लीजिए 10 डेटा है, तो 10 डेटा तो बीच की टर्म क्या होगी, एक तो नहीं होगी, 2 होगी, क्या होगी, 2 5 होगी और एक 6 होगी, क्योंकि 10 का आधा करेंगे तो 5 हो गया, और एक उसके आगे वाली होगी 6। इधर भी 3 बच जाएंगे, इधर भी मतलब 4 बच जाएंगे, इधर भी 4 बच जाएंगे, और बीच के 5-6 रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि आप पहले n/2 करो और फिर n+1/2 करो, मतलब उसमें एक जोड़ के फिर आधा करो, या उसके आगे वाले ले लो, उसका डेटा लेके दोनों टर्म्स का डेटा लेना है। ये नहीं n को नहीं है, उसका जो डेटा आएगा, जैसे 5वीं 6ठी टर्म है, उसका डेटा मान लो 40 और 60 आया, तो 40 और 60 को जोड़ा 100 किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हुआ, 50 आंसर हो गया मीडियन। अगर ऑड है, मतलब 11 थे, तो 11 थे तो बीच का बड़ा आसान है, एक जोड़ दो 12, तो 6ठी जो टर्म होगी वो बीच की होगी, 5 इधर होगी, उसके 5 उधर होगी, तो उसी को तो सेंटर कहेंगे। करना सबको डिसेंडिंग में है पहले, फिर वो बीच की जो आ गई वो सीधा डेटा के, जैसे वाली बीच की 6 टर्म है, उसका वैल्यू आ रही है 70, तो 70 आंसर होगा, 6 नहीं होगा, 70 आंसर होगा, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखिए। और ये जो मीन होता है जनरली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मीन वहाँ के लिए तो अच्छा होता है मीन जहाँ स्कैटर्ड नहीं हो, यानी डेटा एक्सट्रीम्स पे नहीं हो। अगर किसी ने 0 बनाया और फिर एक 100 बना रहा है, तो उसके लिए मीन से निकालना ठीक नहीं रहता, उसके लिए आप मीडियन से निकालो तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और मीडियन जो होता है वो डिस्टॉर्ट, मतलब अगर एक्सट्रीम में हो तो उसमें ज़्यादा सही रहता है, मीडियन यूज़ करना है, एक्सट्रीम में ज़्यादा सही रहता है। ये आपकी बुक में है कि कहाँ क्या सही होता है, क्योंकि एग्जाम्पल दे के दिया है कि तो बच्चों में झगड़ा हो रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मेरे अच्छे मार्क्स हैं, तो वो उसका ये चक्कर है कि एक जहाँ पर कंसनट्रेटेड होता है वहाँ तो मीन ठीक रहता है, और जहाँ कंसनट्रेटेड नहीं है, फैला हुआ है, वहाँ उसके लिए मीडियन ठीक है। तो ये आप जो है, ये मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स का शॉर्ट में बता दिया। आप क्वेश्चंस तो बहुत हैं, तो लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो यू कैन डू द क्वेश्चन आल्सो। और अगर मेरा वीडियो आपको समझ नहीं आता, 2-4 बार प्ले करके देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें साउंड थोड़ी लो है। मेरा तो ज़रा क्रूड मेथड है करने का, कैमरा भी कोई नया नहीं है, बस मोबाइल से ही कर रहा हूँ। मैं तो जो पुराना MI का मोबाइल है उसी से करता हूँ, और मेरे एक्सटेम्पोर करता हूँ, जो मैं कोई खास एडिटिंग वडिटिंग कुछ नहीं है, लाइव है एकदम, जो मैंने लिख लिया पॉइंट उसी के हिसाब से करता हूँ। तो इस हिसाब से मैंने 9th का पूरा कोर्स इस साल का जो भी है आ रहा है, वो सबके वीडियोस बना के डाले हुए हैं। 10th के भी डाल दिए हैं, 10th के भी पूरे सारे चैप्टर्स के डाल दिए हैं, और इसके भी डाल दिए। कंस्ट्रक्शन शायद आपके कोर्स में नहीं है, वो हट गया है, इसलिए उसको मैंने दिया नहीं है। ऐसे ही एरिया ऑफ द पैराग्राफ भी शायद हट गया है आपका, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो सब के मैंने दे दिया, और मैंने बता दिया प्रॉबिलिटी। और उसके लिए अभी सरफेस एरिया के लिए आप 10th वाला देख लें, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है आपका, और ज़्यादा फर्क नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स लिखिए, शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊँ आगे से आगे। बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को बस क्या है कि मेरा मेरे को वो एडिटिंग अभी इतनी नहीं आती है। लोग जो एडिटिंग करते हैं वो करते हैं, वो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। तो क्योंकि मैं वेरी ओल्ड पास आउट से 69 बैच का पास आउट हूँ बिट्स पिलाने का, लेकिन मैं शुरू से ही 10th क्लास से जब से बच्चों को पढ़ाता था, अपने साथ के कलीग्स को, मैथ्स में मेरा इतना इंटरेस्ट होता था, खाना पीना छोड़ के अगर सवाल नहीं आया तो करते जा रहे हैं, कभी किसी से पूछता नहीं था, अपने आप ही करता था। When you make 50 mistakes, 100 mistakes, and then you get the sum, then you realize कि what was the wrong thing you are doing.
इट इज जस्ट लाइक आई वाज डूइंग, जैसे कि आपने उसका नाम सुना होगा एडिसन थॉमसन का, जिसने कि बल्ब बजाया था। बल्ब उसने किया 2000 चीज़ें उसने ट्राई की, नहीं हुई तो करता ही चला गया, फिर एक दिन तो हो गई ना। तो वही मैं करता था जब छोटा था, नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा, किसी से पूछना नहीं, अपने आप करना है। उससे फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर होती है, वो मिस्टेक्स आप दोबारा दोहराते नहीं हैं। अभी इस एज में थोड़ा कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो उसको जो आप मेरा अपने आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कई जगह हो भी गया होगा, लेकिन मेरा आइडिया यही है कि बच्चों को सही जाए। आप ये मत पकड़िए कि सर क्या गलती कर रहे हैं, आप ये देखिए कि सर क्या क्या चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कम से कम टाइम में। थैंक यू वेरी मच। लेट अस सी यू इन सम अदर वीडियोस। थैंक यू।